हाँ चलो भाई, तो पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। मैंने क्या क्या चीजें बता दी थी जो मेन मेन थी। अरे अरे आ गए, अरे बढ़िया। अ, अरे तुमने तो पूरा वो ही डिवाइड कर दिया। स्टार्ट रिपीट। यार हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे जो बेसिकली न्यूक्लियस है उसका कंस्टिट्यूट अकेला प्रोटॉन नहीं है, उसके अंदर एक और पार्टिकल है, दैट इज न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन हमारा सबसे मेन पार्टिकल है बिकॉज उसी की वजह से सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है अगर मैं पूछूं तो दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए दोनों के मास को हम इक्वल ले लेते हैं किलोग्राम्स में। वेरएस एएमयू में एक और यूनिट होता है, दैट इज एएमयू, क्योंकि मास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बहुत छोटे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मास को किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करने की बजाय हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करें। भाई याद है हमने ये कर लिया था। जैसे मेरे को बताओ एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी थी? कद्दू रिवाइज किया तुम लोगों ने? 1.6। हाँ वो तो ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसलिए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखा था 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन को हमने लिखा था 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हमने लिखा था 1.0086 एटॉमिक यूनिट। कुछ याद आया यहाँ तक भैया बात? यस सर। उसके बाद फिर हमने बात करी थी न्यूक्लियर के साइज की, न्यूक्लियर की डेंसिटी की। तो हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर का साइज है भैया वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास नंबर पे। एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है और हमारे पास फॉर्मूला आया था R इज इक्वल्स टू R नॉट A⁻⁴, जहाँ पे A है हमारे पास एटॉमिक मास नंबर, R उसका रेडियस है और R नॉट क्या है भैया? ये न्यूक्लियस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स थी 1.2 Fm। भैया चेक करो फिर से, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। मानिक भाई साहब आपको भी कोई दिक्कत? और अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो हमें पता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी है कांस्टेंट, वो किसी भी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, सारे एलिमेंट्स की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। और ये डेंसिटी की वैल्यू थी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। मैंने कहा था कि अगर आप एक पूरे एलिमेंट से या पूरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो तो भैया हमारे एटम की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चीजें बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, लेकिन एटम के अंदर चीजें टाइटली पैक्ड नहीं है। एटम के अंदर 90% ऑफ द स्पेस खाली है, इसलिए एटम की डेंसिटी बहुत बहुत कम आएगी इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद हमने क्या मुद्दा डिस्कस किया था भाई? मैंने आपको पढ़ाया था फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस, और जिसपे यही मेन टॉपिक चल रहा था। भाई एनर्जी मास इक्विवेलेंस कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्या बताया था मैंने एनर्जी मास इक्विवेलेंस पे? भाई बिल्कुल, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर का मतलब ये था कि कभी भी मास कांस्टेंट नहीं रहता, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। एनर्जी और मास का सम वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। मतलब एक्चुअल में हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगता है हमेशा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। अभी तक हम लोअर क्लास में जो पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो गलत है। मास और एनर्जी का जो टोटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और आइंस्टीन ने ये प्रूव किया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करने लग जाता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। तो वो मास आ कहां से रहा है? वो बेसिकली हमारी एनर्जी ही है जो मास में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो न्यूक्लियस का जो मास है वो कम आ रहा है। और न्यूक्लियस का मास कम क्यों आ रहा है? क्योंकि अब की बार मास किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एक बार चेक कर लो ये टॉपिक क्या फिर से थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है या क्लियर था? नो सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। यार देखो फिर से क्विक एक रिकॉल दे रहा हूं। मैंने आपको बोला था आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। उसने इस फॉर्मूले से क्या कहा? ये m नॉट हमारे पास क्या है? रेस्ट मास।
रेस्ट मास का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का मास जब वो कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो। Yes. उसने बोला कि अगर पार्टिकल मूव करेगा बहुत हाई स्पीड से, मतलब जब v की वैल्यू c के बराबर होगी या c से थोड़ी सी कम होगी, तो उस केस में पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन आप तो कहते हो कि मास कांस्टेंट रहता है, तो फिर इधर मास इंक्रीज कैसे हुआ? तो आइंस्टीन ने इसी से प्रूव किया कि भैया मास कांस्टेंट नहीं रहता। जब हमारा पार्टिकल मूव करता है तो इस केस में पार्टिकल की एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू कर जाती है? मास में कन्वर्ट होना शुरू कर जाती है, इसलिए हमारा मास इंक्रीज कर जाता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल, वाइसा वर्सा वाला एग्जांपल। भैया हमें पता है कि ये अगर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है, तो हमारे न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअल में ये होना चाहिए था कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। Yes, sir. लेकिन हमने देखा कि अभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया। हमारे न्यूक्लियस का मास हमेशा कम आ रहा है, पूरे टोटल न्यूक्लियस का मास हमेशा कम आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो भैया पहले के केस में मास इंक्रीज हो रहा है लेकिन अब मास डिक्रीज हो रहा है। तो जो ये मास डिक्रीज हो रहा है, मास कांस्टेंट नहीं रहा, तो ये मास कहाँ जा रहा है? डिक्रीज होके कहाँ गया वो मास? तो अब की बार वो मास कहाँ चले गया? एनर्जी में। और ये एनर्जी हमने कहाँ यूज करी है? भैया ये एनर्जी हमने न्यूक्लियस को फॉर्म करने में यूज करी है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी किसी चीज को कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ वर्क करना होता है। तो उसके लिए ये एनर्जी हमें चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें मास से मिलती है। और इस एनर्जी को उसने अलग से नाम दिया था जो न्यूक्लियस को फॉर्म होने के लिए चाहिए थी, और इस एनर्जी का नाम क्या था? अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में, सैटरडे की ही बात है, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी की 2 डेफिनेशन लिखवाई थी। मैंने कहा था पहली डेफिनेशन होती है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन फिर मैंने आपको उसकी दूसरी स्टेटमेंट भी बताई थी कि यार खुद सोचो, न्यूक्लियस को बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगी है तो उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? सेम एनर्जी लगेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी की यही थी दूसरी स्टेटमेंट कि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियस। गुड जतिन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है हीरो, मौज मारो, मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बस हमने लास्ट क्लास में किया था, चेक करके बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. डन। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी शो कर दिया था या नहीं किया था? No, sir. नहीं किया था। No, sir. चलो डन, आओ डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। तो भैया अपना टॉपिक जो चल रहा है दैट इज नाउ बाइंडिंग एनर्जी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये बाइंडिंग एनर्जी फिर से कहां से आ रही है। हमने कहा कि मास ऑफ कंप्लीट एटम, थोड़ा भी क्वेश्चन को ध्यान देना, मास ऑफ कंप्लीट एटम हमेशा कम आएगा किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि एटम को फॉर्म करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिएगी। भाई चीजें समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. डन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को डाउट है, रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज एक मिनट रुकना। हाँ रिपीट। भाई देखो मैं फिर से एक चीज समझा रहा हूँ तुम्हें कि किसी भी चीज को फॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो इधर हम किसको फॉर्म कर रहे थे अभी तक? न्यूक्लियस को। सिमिलरली अब हम किसको फॉर्म कर रहे हैं? एटम को। तो एटम के अंदर कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और एक क्या है?
इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई हमने देखा कि अभी भी मास ऑफ जो कंप्लीट एटम है वो कम आ रहा है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखो तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे एटम का मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबसे कम आ रहा है। तो मतलब मास में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो उस मास के डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा एम से, और ये डेल्टा एम हमारा कहलाएगा मास डिफेक्ट। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब जो ये मास का डिफरेंस आया है भैया, ये मास का डिफरेंस हमारा क्या काम करेगा? ये मास का डिफरेंस हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस, और ये एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का यूज क्या है? मैं आपको ये भी लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि बाइंडिंग एनर्जी का मेन यूज है कि भैया ये डिसाइड करके बताएगी कि हमारा कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है या कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ये चीज चेक करना। जैसे एक चीज खुद बताओ, अगर किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम आ रही है तो ये न्यूक्लियस जल्दी टूटेगा या डिफिकल्टी से टूटेगा? तो भैया बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है तो मतलब ये न्यूक्लियस इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यही चीज हो रहा है, ये न्यूक्लियस इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यही हो रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कि भैया अगर किसी की भी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उस न्यूक्लियस को हम अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिख रहा हूँ, अगर किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाएगा। और अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा? भैया अनस्टेबल न्यूक्लियस चाहता है स्टेबल होना। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? या तो ये अपने आप को फर्दर और तोड़ेगा, या तो ये और न्यूक्लियस से कंबाइन होके बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल एक इस तरीके से समझो कि यार मैं कह रहा हूं किसी एक एटम की वैलेंसी 4 है। अगर किसी एक एटम की वैलेंसी 4 है तो भैया इसका क्या होगा टेंडेंसी? हर्षिका एक बार प्रीवियस स्लाइड में कर रहा हूं, रुको। अगर किसी भी एटम की वैलेंसी 4 है तो मतलब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? भैया ये दोनों काम करने की कोशिश करेगा। या तो ये कहेगा कि भैया मेरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि ये क्या हो जाए? न्यूट्रल बन जाए, ताकि हमारी वैलेंसी 0 हो जाए। या तो फिर ये क्या कोशिश करेगा कि इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ताकि ये फिर से पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और फिर से क्या बन जाए? ये न्यूट्रल बन जाए। क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. तो इधर भी यही हो रहा है कि अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस दो काम करेगा। क्या भैया? या तो ये डिसइंटीग्रेट करेगा, टूटेगा, ये बोलेगा भैया टूट जाता हूँ और स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता हूँ। या तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस से कंबाइन होगा ताकि फिर से ये स्टेबिलिटी अटेन कर ले। मोस्टली होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया? न्यूक्लियर फिजन। और अगर न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं तो मतलब फिर ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा? Fusion. फ्यूजन। तो हमें इसलिए बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि भैया कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा और कौन सा एलिमेंट स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो वो पढ़ेंगे। ये लो प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन कर लो, जो भी नोट डाउन करना है। और मैं अब आपको एक कर्व शो करता हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली आपको उस पर शो कर दूंगा गूगल पे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। Done, sir. डन, वेरी गुड। चलो तो भाई आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। चेक करो भैया, सबको गूगल क्रोम दिख रहा है? Yes, sir. अब आप ये कर्व ध्यान देना, इस कर्व में ध्यान देना। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको एक चीज क्या क्या पता चल रही है इस कर्व से? भाई देखो, कर्व के वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? कर्व के वाई एक्सिस पे मैंने बाइंडिंग एनर्जी ली है, जिसको हम बिल्डिंग एनर्जी भी कह रहे हैं, जो न्यूक्लियस को बिल्ड करने के भी काम आ रही है। और मैंने आपको यही कहा था, न्यूक्लियस को बिल्ड करने में जो एनर्जी चाहिए वही तोड़ने के लिए चाहिए। ये एनर्जी किसके टर्म्स में गिवन है? मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के टर्म्स में गिवन है। भैया वाई एक्सिस क्लियर है आपको? Yes, sir. एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एटॉमिक मास नंबर,
तो एक चीज तो क्लियर है, न्यूक्लियन क्या होता है भैया, रिपीट, फिर तो आपको न्यूक्लियन भी याद नहीं है यार। मैंने आपको बताया था कि हमारे न्यूक्लियस के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस एंड के, न्यूट्रॉन। हाँ भाई वेरी गुड। न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है प्रोटॉन और एक है हमारा न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस की फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इस दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब अकेला प्रोटॉन भी नहीं है, अकेला न्यूट्रॉन भी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो वापस आ जाओ अपने ग्राफ पे। तो भैया इधर हमने बाइंडिंग एनर्जी ली न्यूक्लियॉन्स की, मतलब न्यूक्लियस की ही, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में, और इधर हमने एक्स एक्सिस पे लिया एटॉमिक मास नंबर। तो एक चीज तो आपको पहले पता चल गई कि भाई बाइंडिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करेगी एटॉमिक मास नंबर। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। एक चीज चेक करो, हमारा जो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये एक प्रॉपर स्मूथ कर्व बन रहा था। हमारा बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है ये एक प्रॉपर स्मूथ कर्व, मतलब जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, प्रॉपर स्मूथ कर्व बन रहा था। लेकिन बीच में दो तीन एलिमेंट ने ड्रामे कर दिए, दो तीन एलिमेंट से रहा नहीं गया, इस कर्व को बिगाड़ने में काम अपना कर दिया उन्होंने। कौन से दो तीन एलिमेंट्स है जिन्होंने इस कर्व को बिगाड़ा, देख के बताओ भाई। हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन को मत कहना, कार्बन को इसलिए क्यों नहीं कह रहे हैं क्योंकि भैया जब कर्व बनता तो कार्बन एग्जैक्टली कर्व के ऊपर ही आता। क्या चीज समझ में आ रही है? यस सर। सिमिलरली भैया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया ये प्रॉपर स्मूथ कर्व बनता, हाँ बिल्कुल ये प्रॉपर स्मूथ कर्व बनता, लेकिन दो तीन लोगों ने इसमें कर्व में ड्रामे किए। कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं कर्व बनाता प्रॉपर तो कार्बन उसी कर्व के ऊपर आता, तो कार्बन ने तो कुछ नहीं किया, ड्रामे करे हैं हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन वगैरह। तो एक तो ये एक्सेप्शन केस हो गए, हीलियम, लिथियम एंड ऑक्सीजन, दे आर नॉट लाइंग ऑन दी प्रॉपर स्मूथ कर्व, ये बल्कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे या लोएस्ट पॉइंट पे लाई करते हैं, मतलब कर्व के या तो बिल्कुल ऊपर या तो कर्व के बिल्कुल नीचे लाई करते हैं। अब चेक करो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ऊपर है, ये चेक करो। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा है? सर कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन वगैरह, बिल्कुल। बस बस सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है मतलब इनको बनाने में बहुत एनर्जी लगी, तो इनको तोड़ने में भी बहुत एनर्जी लगेगी। तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, ये अपने आप तो नहीं टूटेंगे, इनको तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अपने आप तो नहीं टूटेंगे। जैसे डिफरेंस ले लो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में, भैया क्या डिफरेंस होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में? सर कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव करने देते हैं और सर इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स को इजीली मूव नहीं करने देते। तो याद रखो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के अंदर चार्जेस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का, वो बॉन्ड बहुत वीक है, इनकी दोस्ती बहुत वीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से इसको एनर्जी मिली और इसने भैया एनर्जी में मतलब ईगो आ गया इसमें और इसने बॉन्ड तोड़ दिया, दोस्ती तोड़ दी। तो कंडक्टर्स में बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ईजी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। इंसुलेटर इसमें अच्छा इंसान है, इंसुलेटर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं भैया वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत पक्की दोस्ती है। इतनी ज्यादा पक्की दोस्ती है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हीट या नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब पे तो ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब मैं बहुत 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 ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दूं या हाई टेम्परेचर की बात करूं तब जाके ही ये टूटेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बॉन्ड ज्यादा स्टेबल किसमें है, कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में? इंसुलेटर। वही चीज थोड़ी सी यहाँ पे अब सिमिलैरिटी, एक एनालॉजी क्रिएट करो। भाई मैं कह रहा हूँ जिन जिन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली उनकी बीच की जो न्यूक्लियस की दोस्ती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये न्यूक्लियस तो नहीं टूटेंगे, इन न्यूक्लियस को किसी और की जरूरत है ही नहीं, ये अपने आप में खुश है, भैया बॉन्ड बन गया खुश है ये, तो इसलिए ये हो गया स्टेबल न्यूक्लियस।
लेकिन जिन जिन की एनर्जी, अब बिल्कुल लास्ट में पहुंचो, यूरेनियम पे पहुंचो, भैया यूरेनियम का मास नंबर बहुत ज्यादा हाई है, 238। जितना ज्यादा हाई मास नंबर होगा मतलब उतने ही ज्यादा क्या होंगे इसके पास, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो एक तो इसके पास न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो एक तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन गया। क्या ये चीज समझ रहे हो? Yes, sir. यार देखो, चीजें कब तक अच्छी चलेंगी, कब तक स्मूथली चलेंगी, जब तक सब कुछ इक्वल रेशियो में हो। जैसे मैं कह रहा हूँ भैया, क्लास के अंदर लड़का लड़की दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम सेम चलती रहे तो क्लास में माहौल सही बना रहता है। लेकिन अगर क्लास में बिल्कुल लड़कियों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए या लड़कों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं तो ड्रामे शुरू हो ही जाएंगे। तो इधर यूरेनियम के साथ यही हो रहा है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल ऋतिका मैडम, सॉरी स्मिता मैडम, भावनाओं को समझ ही गए हो। तो यूरेनियम क्या कर रहा है, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो एक तो मतलब पहले से डिसबैलेंस हो गया मामला, प्रोपोर्शनल में नहीं चल रहा है, ईगो आ गया। दूसरी बात, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस जल्दी टूटेगा या डिफिकल्टी से टूटेगा? सर डिफिकल्ट, इजीली टूट जाएगा। इजीली टूट जाएगा ना। एक तो इसके पास बाइंडिंग एनर्जी भी कम है और जो अंदर तोड़ने के लिए पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन्स वो भी ज्यादा है। तो भैया न्यूट्रॉन हमारा हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है और इसलिए यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि भैया ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। क्या चीजें क्लियर हुई हैं? यस सर। सेम चीज हमारी हाइड्रोजन के साथ भी हो रही है और हीलियम के साथ भी हो रही है। जैसे सन के अंदर आपको पता हो, सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो हो रहा है, इसलिए तो सन इतने सालों से कांस्टेंट एनर्जी दे पा रहा है। भाई सबको ये चीज पता थी या नहीं पता थी कि सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन, सन के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वो इतने सालों तक एनर्जी देते आ रहा है और इतने सालों और तक भी एनर्जी देता रहेगा। तो हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह के साथ भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है तो इनका न्यूक्लियस जल्दी से टूटेगा या फिर ये बाकी न्यूक्लियस को बनाएगा। चेन रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। तो हाइड्रोजन हीलियम तो पहले से छोटे छोटे न्यूक्लियस है, और कितना तोड़ोगे इसे? तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा या डिसइंटीग्रेशन होगा? कॉम्बिनेशन। सॉरी, वेरी गुड। तो याद रखना, हैवी न्यूक्लियस है तो डिसइंटीग्रेशन, स्मॉल न्यूक्लियस है तो कॉम्बिनेशन। तो हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह के अंदर कॉम्बिनेशन होता है और इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं कि भैया ये कॉम्बिनेशन बनाते चले जा रहा है, बनाते चले जा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, मार्केटिंग वाले चेन सिस्टम, एक और ऐड करो, आपके घर में ऑडी कार खड़ी होगी, सुना होगा ऐसा, बड़े मार्केटिंग वाले होते हैं। ऐसे ही इधर है, ये सिस्टम समझ में आ गया भाई? बाइंडिंग एनर्जी का यूज समझ में आ गया या नहीं? यस सर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप ड्रॉ मत करना, बस आप याद रखना आपकी बुक्स में है ये सब कुछ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि हमारी अगर बाइंडिंग एनर्जी, प्लीज एक मिनट देना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हमारी बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अगर है तो इस केस में भैया हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। अब अगर एटॉमिक मास नंबर हाई है तो इधर तो हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि पहले से ही हैवी न्यूक्लियस है, पहले से ही हैवी न्यूक्लियस है तो इस केस में क्या आप इसको कंबाइन करोगे और हैवी थोड़ी बनाना है। और अगर हमारे पास एटॉमिक मास नंबर लो है, मतलब ये हो गया एक तरीके से हमारा लाइट न्यूक्लिया है, हल्का न्यूक्लिया है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन होगा। अब एक चीज याद रखना, न्यूक्लियस चाहे कंबाइन हो, अच्छा ड्रॉ भी कर लिया, जिसको ड्रॉ कर लिया तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ ड्रॉ कर लिया तो अच्छी बात है, मतलब मैं कह रहा था उसमें टाइम वेस्ट मत करना, वो बुक्स में दे रखा है। हाँ, अब याद रखना, न्यूक्लियस चाहे कंबाइन हो चाहे डिसइंटीग्रेट करे, दोनों ही केसेस में वो क्या करेगा, दोनों ही केसेस में इट रिलीजेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और ये एनर्जी छोटी मोटी नहीं है, बहुत हाई अमाउंट में है, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में है। मेगा इलेक्ट्रॉनिक मतलब 10⁻⁶। तो इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हमें कभी भी चाहिए होती है तो इसलिए हम हमेशा उसको न्यूक्लियर एनर्जी से ही यूज लेते हैं। चीजें क्लियर हुई हैं?
Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल भैया हमारे इंडिया में जैसे अभी शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक पावर की, तो वो हम चाह रहे हैं कि वो हम न्यूक्लियर एनर्जी से ले लें। अगर एक बार हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी लेने लग जाए ना, तो ये सोच लो कि जीवन भर के लिए, मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। फिर तो चाहे एक्सेस में यूज करो तो भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपके लाइफ टाइम में। लेकिन बस इंडिया के साथ दिक्कत क्या है, इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करने की परमिशन नहीं है। भैया ये भी पता होगा कुछ जी के नॉलेज, हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं, भी पता तो इसलिए इंडिया हमेशा यही कोशिश में लगा रहता है कि उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करने की परमिशन मिल जाए। तो फिर कभी भी अगर जो भी कंट्री को न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करने की परमिशन मिल जाएगी, उस कंट्री में कभी भी एनर्जी की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। लेकिन सारी कंट्रीज को परमिशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इतनी हाई एनर्जी है तो इसका अगर मिसयूज करने के लिए आ गया, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तो फिर भैया आपको पता ही है फिर क्या होना है। न्यूक्लियर रिएक्शन सालों साल असर दिखाएगा फिर आपका। चलो भाई थोड़ा जल्दी करें। चलो डन, बढ़ू आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। Yes, sir. चलो डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, एक मिनट रुकना प्लीज। भैया रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर करी? भैया रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी पेरी एंड एक और फिजिसिस्ट थे हेनरी बैकरल ने। और उनसे भी कैसे डिस्कवर हुई? उनसे भी भैया ये डिस्कवर हुई बिल्कुल जस्ट लाइक, मतलब इत्तेफाक से डिस्कवर हुई, बाय इंसिडेंट ऐसी डिस्कवर हुई है। जैसे कि ओर्स्टेड ने वो फाइंड करी थी मैग्नेटिक फील्ड, उससे भी गलती से फाइंड हुई थी, वो फाइंड करना चाह नहीं रहा। भाई इसने क्या किया हेनरी बैकरल ने, इसके पास बहुत सारे पीसेस थे यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के। भाई एक बार सुन लो, वो थ्योरेटिकल बकवास। भाई हमने कहा हेनरी बैकरल के पास बहुत सारे पीसीस थे यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के। इसने क्या किया, इन सारे पीसीस को एक ब्लैक पेपर लिया और इस ब्लैक पेपर के अंदर बंद फोल्ड करके रख दिया। जैसे भाई मेरे पास कोई पेपर है, मैंने पेपर के अंदर कुछ पीस रखे ऐसे पोटली बना के रख दिया, और उसने क्या किया, ये सब चीजें ड्रॉर में रख दी। ड्रॉर में और भी सारी चीजें थी उसके पास। ड्रॉर में यहाँ पे थी एक फोटो सेंसिटिव शीट, फोटो सेंसिटिव मटेरियल दैट इज जिंक सल्फाइड, जैसे मैंने आपको डुअल नेचर वगैरह में पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे कहीं एक सिल्वर ब्लॉक भी रखा हुआ था, सिल्वर ब्लॉक। पहले चेक करो भैया फिर से यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो भैया पीस ऑफ पेपर, उसमें यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, पेपर को फोल्ड रखा, ड्रॉर में रख दिया। ड्रॉर में पहले से एक सिल्वर ब्लॉक रखा हुआ था और एक फोटो सेंसिटिव शीट रखी हुई थी। अब उसने थोड़े टाइम बाद जब ड्रॉर को ओपन किया तो उसने क्या देखा कि यार हमारे इस फोटो सेंसिटिव शीट्स पे कुछ ना कुछ मार्क्स बने हुए हैं। मैंने आपको डुअल नेचर वगैरह में भी बताया हुआ है, फोटो सेंसिटिव शीट पे मार्क्स कब बनते हैं? जब कोई भी रेस, कोई भी रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करेगी, और अगर हल्की सी भी रेडिएशन इस पे स्ट्राइक कर रही है तो वो इस पे मार्क छोड़ जाएगी। तो एक चीज उसको पता चली कि भैया ये रेडिएशन कहाँ से आ रही है। सिल्वर ब्लॉक तो कोई चीज रेडिएट कर नहीं रहा, क्योंकि सिल्वर ब्लॉक तो पहले भी रखा हुआ था, उससे तो नहीं हुआ था। तो ये चीज पता चली कि भैया ये रेडिएशन किस में से निकल के आ रही है, इन पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट में से निकल के आ रही है। क्या भैया ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. और जो ये रेडिएशंस है, इसने ये भी चेक किया कि भैया
उसको अभी कुछ नहीं पता था, बस उसने इतना पता चला गया कि भैया इससे कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकल रही है। फिर उसने इस रेडिएशंस पे प्रॉपर स्टडी करना चालू किया। जब उसने इन रेडिएशंस पे प्रॉपर स्टडी करना चालू किया तो उसने देखा कि भैया ये रेडिएशंस बेसिकली 3 टाइप की रेडिएशंस निकल के आ रही है। टोटल 3 टाइप की रेडिएशंस निकल के आ रही है। कुछ रेडिएशंस वीक थी, कुछ रेडिएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कुछ रेडिएशंस इतनी वीक थी कि बस वो ब्लैक शीट को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाई, मतलब वो ब्लैक शीट से भी बाहर नहीं निकल के आ पाई। लेकिन कुछ रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ब्लैक शीट से तो बाहर निकल के आ गई, लेकिन वो फोटो सेंसिटिव शीट तक टकरा नहीं पाई। और कुछ रेडिएशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इन्होंने सिल्वर ब्लॉक को तक पेनिट्रेट कर दिया और तब जाके वो फोटो सेंसिटिव शीट पे टकरा गई। चेक कर लो, यहाँ भी क्लियर हुई बातें? यस सर। तो इस एक्सपेरिमेंट को उसने आगे कैसे स्टडी किया? उसने एक लेड ब्लॉक लिया। हाँ भाई बोलो, क्या डाउट आया? क्लियर? उसने एक लेड ब्लॉक लिया क्योंकि लेड ब्लॉक भैया रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेस को कट कर देता है। तो ये उसने एक लेड ब्लॉक लिया और एक जगह से बस ओपनिंग छोड़ी ताकि रेस सिर्फ एक ही जगह ट्रैवल करे। और यहाँ पे उसने कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, रेडियम वगैरह, यूजली उसने रेडियम या पोलोनियम लिया। अब उसने यहाँ पे क्या किया भैया, यहाँ पे 2 टाइप की शीट्स रख दी और इन दोनों टाइप की शीट्स को उसने चार्ज कर दिया। एक शीट को रखा उसने पॉजिटिव चार्ज और एक शीट को रखा उसने नेगेटिव चार्ज। तो उसने क्या देखा कि कुछ रेज ऐसी आ रही हैं जो पॉजिटिव प्लेट पे जाके टकरा रही हैं और कुछ रेज ऐसी आ रही हैं जो कहाँ जाके टकरा रही हैं? नेगेटिव प्लेट पे टकरा रही हैं। और कुछ रेज ऐसी हैं जो ना तो पॉजिटिव पे टकरा रही हैं ना तो नेगेटिव पे टकरा रही हैं, वो स्प्रेड जा रही हैं। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि टोटल हमारे पास कितने टाइप की रेज हैं? टोटल 3 टाइप की रेज। और उन्होंने इस रेज को नाम दे दिया। क्या नाम दिया भैया? जो रेज नेगेटिव प्लेट पे जा रही है तो मतलब उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर पॉजिटिव होगा, तभी तो वो नेगेटिव प्लेट पे जाके टकरा रही है। तो भैया उसने इस रेस का नाम दे दिया अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस। जो प्लेट पॉजिटिव प्लेट पे, जो रेस पॉजिटिव प्लेट पे जाके टकरा रही है मतलब उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट कैसे बनाते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर दो, 2 प्लेट्स लो, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दो तो एक पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, जैसे इलेक्ट्रोड्स करते हो। इसका नेगेटिव नेचर होगा, इसको इस रेज का नाम दिया भैया बीटा रेज। और एक रेज है जो ना तो पॉजिटिव प्लेट पे टकराई ना तो नेगेटिव प्लेट पे टकराई, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसने इस रेस को बिल्कुल न्यूट्रल है, तो इसने इस रेस को नाम दिया गामा। अब हमारा काम क्या है? हमें इन सारी रेस की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो पहले फिर से यहाँ तक नोट डाउन करो, अब एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। डन सर। डन सर। तो भैया आ जाओ, एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहले स्टडी कर रहे हैं अबाउट अल्फा रेस। भाई इसको अल्फा रेस क्यों नाम दिया गया? ये तो पता चल ही गया था कि भाई इस रेस का नेचर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट पे जाके टकरा रही है। तो बाद में पता चला कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, अल्फा रेस के अंदर बेसिकली पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। यार एक चीज बताओ, क्या मैंने आपको ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी कि न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक वो कैसा पार्टिकल है? स्टेबल या अनस्टेबल? Stable. वेरी गुड। न्यूक्लियस जब तक हमारा न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक तो ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकला ये बन जाता है हाईली अनस्टेबल, और ये न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट करने लग जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल मैंने आपको बताया होगा एंटी न्यूट्रिनो। Yes, sir. ये बता दिया था। Yes, sir. यस सर। तो यार यही सेम चीज इधर भी तो हो रही है कि भैया हमारा जो ये अल्फा रेज निकल रही है बेसिकली ये रेज एक पार्टिकल की रेज है, ये पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। तो ये कौन से पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं? तो भैया हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तभी तो ये नेगेटिव प्लेट पे टकरा रहे हैं, और ये बेसिकली कुछ नहीं, ये डबल आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स थे, डबल आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। और हमें पता है डबल आयनाइज्ड हीलियम क्या होता है?
बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है, इसलिए इस रेस का नाम भी क्या दिया गया, अल्फा रेस नाम दिया गया। ये चीज क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमने देखा कि भैया अल्फा रेस कितना ज्यादा तक पेनिट्रेट, मतलब कितनी ज्यादा शीटों को क्रॉस कर पा रही है। तो हमने देखा कि भैया इस अल्फा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर है, इस अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत लो है। कितनी लो है भैया? ये जो हमारी अल्फा रेस है, ये हार्डली 0.1 सेंटीमीटर थिक शीट को ही पेनिट्रेट कर सकती है। उससे मोटी थिक शीट होगी तो भैया ये उसको पार नहीं कर पाएगी। अब इसका रीजन क्या है, पहले एक चीज सुन लो। मैंने आपको ये चीज एटम्स में पढ़ाई हुई है कि भैया ये अगर कोई एक अल्फा पार्टिकल है और मैं इसको किसी काइनेटिक एनर्जी से फायर कर रहा हूँ, तो ये न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन क्या ये न्यूक्लियस तक पहुंच पाएगी? नहीं, ये पहले ही एक डिस्टेंस तक पहुंच पाएगी और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये इस डिस्टेंस तक ही क्यों पहुंच पाई, इसके आगे क्यों नहीं गई? भैया कॉन्सेप्ट सब वीक है यार, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास अभी आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आएगा इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स की वजह से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता रहेगा और इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और Zero. सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Potential. पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही रीजन है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल पे भैया चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा है तो रिपल्शन भी ज्यादा मिलेगा। रिपल्शन भी ज्यादा मिलेगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जल्दी लूज कर देगा और उसकी वजह से ये कभी भी ज्यादा पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर लो होगी और 0.1 सेंटीमीटर थिक तक ही पार कर पाएगा। चेक करो ये वाली बात क्लियर हुई या कुछ रिपीट करना है? Done, sir. डन भैया। थर्ड पॉइंट कि हमें पता है किसके पास चार्ज भी है और मास भी है। इसके पास चार्ज भी है और मास भी है, इसलिए भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस पार्टिकल कहीं ना कहीं ये डेविएट हो जाता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जहां पे भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी ये डेविएट हो जाएगा। हमें मेनली 5 से 6 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं हर एक पार्टिकल के। फोर्थ पॉइंट, यार अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी। तो भैया इसकी वेलोसिटी जनरली होती है 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी स्पीड बहुत कम होगी लाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो वेलोसिटी तो कम होगी ही होगी। एक बार चेक करके बताओ भैया, पहले 4 पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं? Sir, Yes, clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बचे भैया 2 पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन पावर। भैया इसकी आयनाइजेशन पावर मतलब गैस को आयनाइज, मेरे को बताओ आयनाइज का मतलब क्या होता है? Ions में convert करना. के चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट। आयनाइज का मतलब वही चार्ज को इंड्यूस, चार्ज को अट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा? वही भैया अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा है तो गैस के अंदर जब मैं अल्फा पार्टिकल को पास करूंगा तो ये गैस के चार्जेस को ज्यादा अट्रैक्ट करके सेपरेट करेगा। ये पॉजिटिव को स्ट्रांगली रिपेल करेगा और नेगेटिव को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं आयनाइज करना, चार्जेस को सेपरेट कर देना अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से। तो इसके पास चार्ज ज्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन पावर भी क्या होगी? भैया इसकी आयनाइजेशन पावर हाई होगी। चेक करो ये चीज क्लियर हुई? Yes, Yes, sir. sir. डन। और आया हमारे पास एक लास्ट पॉइंट। हाँ भाई बोलो क्लियर। ओके, लास्ट पॉइंट कि भैया जो ये फोटो सेंसिटिव शीट है ये उस पर टकराएगा अगर, तो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा? क्या ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा या वीक इम्पैक्ट डाल पाएगा?
तो यार इसका मास ज्यादा, चार्ज ज्यादा, सब कुछ, तो भैया याद रखना ये फोटो सेंसिटिव प्लेट पे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगा, भारी पार्टिकल। इसलिए ये 6 पॉइंट्स है जो आपको हर एक पार्टिकल के लिए एक याद रखना है। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। डन सर। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, बीटा पार्टिकल्स के लिए, बीटा रेस के लिए। यस सर। Done. यस सर। तो आ जाओ भैया सेकेंड वाला, दैट इज थर्ड और फिफ्थ एक्सप्लेन करना है। थर्ड ये है कि यार इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो रिपेल होगा, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो ये दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए तो इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, क्योंकि जब तक मैं चार्ज पार्टिकल को फायर करूंगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये पहले ही कहीं ना कहीं डेविएट होकर निकल लेगा, ये तो अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं जा रहा है। निशान क्लियर हुआ? Yes, sir. और आयनाइजेशन पावर का मतलब है चार्जेस को इंड्यूस, सेपरेट कराना। जैसे इधर समझो भाई, ये मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये अभी न्यूट्रल है न्यूट्रल है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें चार्जेस को इंड्यूस कराएगा। इंड्यूस कराने का मतलब है कि भैया चार्जेस को सेपरेट कर देगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को रिपेल कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ज रख दूं तो भैया ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट और स्ट्रांगली रिपेल करेगा, तो ये चार्जेस के बीच में ज्यादा गैप बनाएगा, तो ये चार्जेस को ज्यादा इंड्यूस करेगा, ये और भी स्ट्रांग उसको पार्टिकल्स को ले आएगा कहीं ना कहीं से। क्लियर हुई बात है? Yes, sir. Done. चलो भाई सेकंड वाला, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बीटा रेस। भाई काफी चीजें तो आप खुद भी रख सकते हो, जैसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें पता है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसका मास भी वही एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज भी वही। अब आप मेरे को बताओ इसकी पेनिट्रेशन पावर, कि भैया इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या ये ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा या कम कर पाएगा? ये सर ज्यादा अंदर तक कर पाएगा। क्यों क्यों? रीजन सर दे दो। बिकॉज ये नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। भाई क्योंकि पहले क्या हो रहा था, चार्ज ज्यादा था ना, चार्ज 2 टाइम्स है, अब ये हल्का पार्टिकल है, तो एक तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, हल्का पार्टिकल है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और ऊपर से ये इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील नहीं करेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील नहीं करेगा न्यूक्लियस से, तो ये ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा। तो भैया याद रखना इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है। कितनी हाई है भैया? लिख सकते हो कि 10 to the power 2 टाइम्स ज्यादा है, 10 to the 2 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा रेज। अब आप अपने आप ही बाकी पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसी तरीके से। थर्ड पॉइंट था हमारा चार्ज के बारे में, तो भैया यस इसके पास भी चार्ज है, इसके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों से डिफ्लेक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट भैया, इसकी फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, वेलोसिटी। ये हल्का पार्टिकल है, ये हल्का पार्टिकल है, तो इसलिए जो इसकी वेलोसिटी है भैया वो कैसी होगी, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट तक पहुंच जाएगी, लेकिन सबकी नहीं पहुंचेगी, इस केस में ये वेरिएबल होगी, मतलब किसी की हल्का सा कम होगी, किसी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, वेरिएबल। चेक करो एक बार, यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको? यस डन। यस सर। फिफ्थ पॉइंट है इसका आयनाइजेशन पावर। तो आयनाइजेशन पावर यार, अब इसके पास चार्ज ही कम है,
तो ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल कहाँ कर पाएगा, कि उसकी आयनाइजेशन पावर लो है। भैया इसकी आयनाइजेशन पावर कितना लो है, तो वही पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स ज्यादा थी, तो इधर आयनाइजेशन पावर 100 टाइम्स लो हो जाएगा। और बचा लास्ट वाला कि भैया ये फोटो सेंसिटिव प्लेट पे क्या स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगी या कम इम्पैक्ट डाल पाएगी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे। बिल्कुल, क्योंकि हल्का पार्टिकल है तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, ये तो इजीली ही डिफेक्ट हो जाता है, तो लेस इफेक्ट। अब बस यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट गामा रेज। चलो डन, आगे लगते हैं। भैया लास्ट हमारा गामा रेज। भाई गामा रेज के पास कोई चार्ज नहीं है और इसका जो रेस्ट मास है वो भी 0 है। तो हमने देखा कि गामा रेज बेसिकली है क्या, गामा रेज बेसिकली फोटॉन्स है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है। तो सिंस ये एक फोटॉन्स है, तो अगर गामा रेज के पास कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, तो क्या ये कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर पाएगा? ये कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होगी। ये ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर थिक शीट को भी पार कर जाता है। तो जो मैं आपको डायग्राम बता रहा था कि कुछ रेज ऐसी हैं जो सिल्वर ब्लॉक को भी पार करके फोटो सेंसिटिव प्लेट पे चली गई, तो ये बेसिकली कौन सी रेज है जो हमारी सिल्वर ब्लॉक को भी पार करके फोटो सेंसिटिव प्लेट तक चली गई? बेसिकली ये गामा रेज है। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो, एक दीवार को भी आर पार कर जाएगा, क्योंकि एक वॉल की थिकनेस भी 30 सेंटीमीटर नहीं होती, एक दीवार को भी आर पार कर जाएगा। भैया थर्ड पॉइंट कि यार इसके पास सिंस कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा? ये इन दोनों ही फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये कहीं डेविएट नहीं होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। फोर्थ पॉइंट भैया फोटॉन्स, हमने डुअल नेचर में पहले ही पढ़ रखा है, फोटॉन्स कितनी स्पीड से चलते हैं? भैया फोटॉन्स का मतलब वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, तो इनकी स्पीड फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, इनकी स्पीड फिक्स है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। सारे फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से ही चले। फिफ्थ पॉइंट भैया आयनाइजेशन पावर। अरे जब इसके पास खुद के पास कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये बाकी चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करके कहां से प्रोड्यूस करेगा? तो इसकी आयनाइजेशन पावर कह सकते हो 0 या फिर मिनिमम है, मतलब ना के बराबर, कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट कि भैया ये फोटो सेंसिटिव प्लेट को, भैया ये फोटो सेंसिटिव प्लेट को ज्यादा इम्पैक्ट देगी या कम इम्पैक्ट देगी? तो यार ये पार्टिकल भारी है ही नहीं, हल्का सा पार्टिकल, मतलब कुछ मास ही नहीं है, तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट को क्या करेगी? लीस्ट इम्पैक्ट डालेगी। बिल्कुल, वेरी गुड। डन सर। डन। भाई जैसे वो कंप्लीट हो जाए बता दो। आज का एक लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज सोडिफिकेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। डन सर। चलो तो आज जो भैया लास्ट टॉपिक आज के, दैट इज सोडिफिकेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलो देखो भैया बिल्कुल सिंपल है, बस आपको कुछ कुछ चीजें इसमें याद रखनी है, बहुत सिंपल है। सोडिफिकेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या कहा? सबसे पहली बात कि यार उसने कहा कि चाहे न्यूक्लियस टूटे या न्यूक्लियस कंबाइन हो, हमारा जो टोटल मास है
बिफोर कोलिजन या मतलब बिफोर डिसइंटीग्रेशन या टोटल मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे सिमरन प्रीवियस स्लाइड ये लो, पहले नोट डाउन कर लो। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास दो न्यूक्लियस हैं और ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो पहले जो M1 प्लस M2 था अभी भी कंबाइन होने के बाद क्या रहेगा, टोटल मास सेम रहेगा, सेम, यस सर। टोटल मास कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे ही उसने सेकंड स्टेटमेंट दी कि भैया टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस भी क्या रहेगा, हमेशा टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भैया न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट न्यूट्रॉन करता है, तो उसका तो चार्ज से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रोटॉन करता नहीं, तो इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसी भी एटम का, ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन, इनका सब कांस्टेंट रहेगा। तो इसी के बेसिस पे उसने कुछ कुछ चीजें कही। यार अगर आपको याद हो, मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी एक एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, Z जेड क्या बताता था हमें, atomic number एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर लिखते थे ए क्या होता था हमारा, एटॉमिक मास नंबर, मतलब ये बताता था टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यार उसने कहा कि हमारा जब न्यूक्लियस टूटेगा, जब हमारा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, तो जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो उसमें या तो अल्फा स्कैटरिंग होगी या बीटा स्कैटरिंग होगी या गामा स्कैटरिंग होगी। तो उसने पहला पॉइंट क्या बोला कि सपोज अल्फा स्कैटरिंग हो रही है, अल्फा रेज एमिट आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ भैया, सपोज ये एलिमेंट है, ये Z है और ये A है, तो उसने कहा कि भैया अगर आपके पास अल्फा रेज निकल के आ रहे हैं, तो यार अल्फा रेज का मास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज होता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हम एटॉमिक नंबर में कितना रिड्यूस कर देंगे, एटॉमिक नंबर में हम 2 रिड्यूस कर देंगे, और हम मास नंबर में कितना रिड्यूस कर देंगे, मास नंबर में 4 रिड्यूस कर देंगे। चेक करो, ये वाली फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। अरे अल्फा रेस का मतलब है कि एक अल्फा पार्टिकल का निकलना, अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसलिए Z-2, और मास 4 गुना कम हो जाएगा तो A-4, सिंपल तो बात है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट कि Yes, भैया अगर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने पर हमारे बीटा रेज निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा भाई, आपको पता है बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बनेगी या पॉजिटिव चार्ज बनेगी, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। हमारा चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि Z का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इधर हमारे Z में +1 कर दो। क्या ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। लेकिन मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसका तो कोई इफेक्ट हम कंसीडर करते ही नहीं। भैया चेक करके बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। और लास्ट पॉइंट कि भैया अगर X में से, मतलब इस एलिमेंट में से न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ और गामा रेज निकली, अरे तो गामा रेज के पास तो ना तो कोई चार्ज है ना तो कोई मास है, तो ना तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा ना तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। बस ये 3 पॉइंट्स लिख लो, दैट्स इट। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा और खत्म। इसको कंप्लीट कर लो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। डन सर। डन सर। डन। तो भैया आओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको क्वेश्चन देता हूँ, और यूजुअली यही क्वेश्चन रिपीटिव आया हुआ है सेम वैल्यूज के साथ इनफैक्ट। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, सबसे पहले इसमें स्कैटरिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल की, फिर हो रही है बीटा पार्टिकल, फिर हो रही है अल्फा, और फिर हो रही है लास्ट में गामा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई आ जाएगा Z1, इसको लिख लो A1, यहाँ पे Z2,
A2, यहाँ पे Z3 लिख लो, यहाँ पे A3 लिख लो, यहाँ पे Z4 एंड दैट इज A4। ठीक है, और हमें इनिशियल वैल्यूज दे रखी है कि A की वैल्यू है हमारे पास 180 और Z की वैल्यू हमें दे रखी है 72। तो मेरे को A1 Z1, A2 Z2, A3 Z3 और फाइनल A4 Z4 बताना है। चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। डन। मेरे को A1 Z1 की वैल्यू बतानी है, A2 Z2 की वैल्यू बतानी है एंड A3 Z3, ऐसे ही A4 Z4। चलो इनकी वैल्यूज बताते जाओ क्या क्या आएगा। तो मेरे को बताओ, सबसे पहले तो निकला अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल निकला है तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी लिख दूं? 176। भैया 4 से रिड्यूस हो गई 176 और Z1 की वैल्यू कितनी लिख दूं? 70। 70 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाए। फिर बीटा रेज निकली है तो एटॉमिक मास नंबर पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये कितना रहेगा? 176। 176। लेकिन एटॉमिक नंबर भैया पॉजिटिवली चार्ज बनेगा तो ये तो बल्कि 1 से इंक्रीज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर से अल्फा रेज निकली, तो भैया अब क्या होगा? 176 का क्या बन जाएगा? 172 और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 69। वेरी गुड। लास्ट में निकले गामा रेज, तो गामा रेज तो कोई चेंजेस लाती ही नहीं, तो 172 एंड 69 इज द फाइनल आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा था। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे? यस सर। Yes, sir. बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है देखो इस टॉपिक पे, सॉरी फिजिक्स लॉ। अब याद रखो हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ। उसमें पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो उसको करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आपका होमवर्क ये है कि आप 2 टॉपिक खुद से पढ़ोगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये 3 टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, यूजुअली 2 मार्क्स का आ जाता है ये। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। बस एक रीडिंग देनी है, ज्यादा डिटेलिंग में मत जाना उसमें, बस एक रीडिंग देख के देख लेना क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। Okay, sir. यस सर। चलो तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जॉय। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय सर। Bye, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट बाय, गुड नाइट। Good night, sir.